हेलो एवरीवन, दिस इज़ सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर हाइड्रोजन। इस वीडियो में सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एलोट्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन हैव टू एलोट्रॉप्स एंड द फर्स्ट वन इज़ ऑर्थो हाइड्रोजन एंड ऑर्थो हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज़ पैरा हाइड्रोजन। Second is parahydrogen, right? Now what is the difference between ortho and parahydrogen, इस बात को समझते हैं। तो देखिए बेटे, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक अपना रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी अपनी स्पिन पर क्या करता है, रोटेट करता है। तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, राइट, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो दीज टू आर द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस, राइट। ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा जो न्यूक्लियर स्पिन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी स्पिन अपनी एक्सिस पर होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर जो न्यूक्लियर स्पिन है, अगर दोनों ही एटम्स, हाइड्रोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, अगर दोनों ही न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में हो, चाहे आप इसे क्लॉकवाइज कह लीजिए, चाहे आप स्पिन को एंटी क्लॉकवाइज कह लीजिए, लेकिन दोनों ही न्यूक्लियस का स्पिन एक ही डायरेक्शन में अगर होता है तो ऐसी हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या, ऑर्थो हाइड्रोजन, राइट। इट इज़ कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन, सेम न्यूक्लियर स्पिन। और अगर हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियर स्पिन, जो न्यूक्लियस है इनका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है, कि एक क्लॉकवाइज चल रहा हो, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो अपनी एक्सिस पे न्यूक्लियस, तो आप इस तरह के हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। गॉट इट, पैरा हाइड्रोजन। So on the basis of the nuclear spin, we can divide hydrogen into two categories. One is orthohydrogen, another is parahydrogen. If the nuclear spin is in the same direction, either in the clockwise or anti-clockwise, it is said to be ortho. That is ortho. And if it is in different direction, it is called para. ठीक है? तो on the basis of nuclear spin, hydrogen are of two type, ortho and parahydrogen. अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एट रूम टेम्परेचर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर 75% हाइड्रोजन जो होता है वो ऑर्थो फॉर्म में होता है। यानी कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन लेते हैं तो उसमें 75% जो आपका हाइड्रोजन होगा वो ऑर्थो हाइड्रोजन होगा और 25% हाइड्रोजन आपका पैरा हाइड्रोजन होगा, राइट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हो, ऑर्थो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कम होती जाती है और पैरा हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ती चली जाती है, राइट। जैसे कि 77 केल्विन पर अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट एट अबाउट 77 केल्विन, तो जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है इट इज़ ऑलमोस्ट 1:1 होता है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर और कम कर दें, नियर अबाउट 20 केल्विन के लगभग अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं, तो प्योर हाइड्रोजन जो आपके पास हाइड्रोजन है वो जनरली पैरा हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के कम करने से जो ऑर्थो हाइड्रोजन की परसेंटेज है इट डिक्रीजेज एंड द पैरा हाइड्रोजन की परसेंटेज बढ़ती है। 77 केल्विन पे इट इज़ देयर रेशियो इज़ अबाउट 1:1 एंड एट 20 केल्विन हाइड्रोजन जो होगा वो मेनली पैरा हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, राइट। नाउ सेकेंड थिंग वी हैव हाइड्रोजन इकोनॉमी। सेकेंड थिंग वी हैव हाइड्रोजन इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोजन इकोनॉमी? हाइड्रोजन इकोनॉमी, देखिए हाइड्रोजन इकोनॉमी में जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत जल्दी हमारे जितने भी फॉसिल हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड ऑल दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्ट वेरी सून, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे एंड वी हैव टू सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उनमें से एक बहुत बढ़िया विकल्प, बहुत बड़ा ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करना, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ अ वेरी गुड फ्यूल ऑन कंबशन विद एयर, इट प्रोड्यूसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत सी एनर्जी रिलीज़ करता है। तो भविष्य में इन फ्यूचर वी आर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह देख रहे हैं।
हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे। और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करने में बहुत सारे एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट अंडरगो कंबशन विद ऑक्सीजन। तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर हम लोग जितने भी हमारे जो ये कमर्शियल सोर्सेज हैं, चाहे वो कोल, पेट्रोल वगैरह है, तो इनसे अगर हम लोग कंपेयर करें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस नियर अबाउट 3 टाइम्स मोर एनर्जी फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड हाइड्रोजन वी टेक। अगर हम लोग बराबर हाइड्रोजन और अपना जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम लोग यूज़ कर रहे हैं घरों पे, एलपीजी, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अगर इक्वल अमाउंट हम दोनों की ले लेते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है इट विल प्रोड्यूस नियर अबाउट 3 टाइम्स मोर एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ वेरी गुड फ्यूल। दूसरी बात, इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन का, जब कंबशन होगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है यू कैन सी वो कोई हार्मफुल केमिकल या कोई हार्मफुल गैस नहीं है, बल्कि वाटर इज़ प्रोड्यूसिंग एज अ बाई प्रोडक्ट। तो जो हमारा पोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा वो भी हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह अगर हम यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो वाटर है। ये हाइड्रोजन को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देख रहे हैं फॉर फ्यूचर, एंड दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन इकॉनमी। इसी को हम लोग हाइड्रोजन इकॉनमी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हाइड्रोजन को फ्यूल एज अ फ्यूल की तरह हम लोग देखते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन इकॉनमी। अच्छा, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करने में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास ज़रूर हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन इज़ अ वेरी कंबस्टिबल गैस। ये हवा के साथ जब मिलती है तो इट लीड्स टू एन एक्सप्लोजन। तो सबसे पहली बात तो इसको हैंडल करने की है कि हम लोग इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। कि स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाइड्रोजन गैस के साथ रहने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी कंबस्टिबल गैस होती है, और इसको अगर हम लोग एज़ इट इज़ यूज़ करते हैं तो रिस्क रहने वाला है, रिस्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हवा में आते ही इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसकी स्टोरेज की रहने वाली है, राइट। दूसरा, हाइड्रोजन ऑल्दो हमारे यूनिवर्स में 70% हाइड्रोजन ही है, चाहे हम अगर अर्थ की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है ना, और यूनिवर्स में भी हाइड्रोजन काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन उस हाइड्रोजन को, पानी से हाइड्रोजन को अगर हमें चाहिए तो वी हैव टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास बड़ा चैलेंज है कि वाटर से हाइड्रोजन ऑल्दो अलग किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस कि हाइड्रोजन को वाटर से अलग करना, फिर उस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करना। तो ये इकोनॉमिकली अभी इतना ज़्यादा सेफ, मतलब फ़ायदेमंद नहीं होगा। इट विल टेक लॉट ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हाइड्रोजन के साथ होती हैं एज अ फ्यूल अगर हम उसे यूज़ करते हैं। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम रहने वाली है, दूसरा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की भी अभी प्रॉब्लम है। तो लेकिन आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर वी आर टेकिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, एंड दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन इकॉनमी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वाटर। ठीक है, वाटर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके साथ, वाटर। तो वाटर H2O आप जानते हैं, वाटर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वाटर के अंदर अगर हम सबसे पहले ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वाटर ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, एंड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। तो and the structure of water molecule is bent shape. sp3 hybridization होती है, and due to the presence of these 2 lone pair its shape will be bent shape with bond angle 104.5 degree, right। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ बैंड शेप, व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 104.5 डिग्री। ठीक है, अब वाटर के अंदर बच्चों होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज वाटर में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन विल एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल एक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज
सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन आफ्टर फ्लोरीन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल वी कैन से, राइट। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम्स के बीच में होता है और पार्शियल चार्जेस एटम्स के ऊपर होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रली सराउंडेड रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये देखिए, यू कैन सी ओवर देयर, दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल एंड इस वाटर मॉलिक्यूल जो सेंटर पर वाटर मॉलिक्यूल है, इट कैन मेक 4 हाइड्रोजन बॉन्ड with the 4 other water molecules. Oxygen is making a hydrogen bond with this water molecule. This oxygen is again making hydrogen bonding with this water molecule and hydrogen is making hydrogen bonding with this water molecule और ये वाला हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेंटर पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इन लिक्विड वाटर 1 वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय, ये टेट्राहेड्रली 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के अंदर जो होती है, यही वजह है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर की करते हैं तो इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस hydrogen bonding and this hydrogen bonding is known as intermolecular hydrogen bonding, right? Intermolecule, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है। दूसरी बात अगर हम आइस की करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट आइस, तो आइस में देयर इज़ अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड आइस में आइस हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर। This is water molecule, this is water, 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 and these all 4 water molecules are making hydrogen bond with each other, ठीक है। तो आइस में वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से आइस का जो स्ट्रक्चर जो होता है इट इज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो बीच में एक एम्प्टी स्पेस छूट जाएगा, एक बीच में खाली स्पेस छूट जाएगा जिसको हम लोग केज लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आइस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है आइस का, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं और उसकी वजह से वो जो आइस होता है इट हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर। अब इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से आइस की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी आपको चेंजेस या काफ़ी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि जो आइस होती है, अगर हम इसकी डेंसिटी कंपेयर करें वाटर के साथ, तो आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर। अब देखते हैं कि जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, या घर पे भी अगर आप किसी पानी के ग्लास में एक आइस क्रिस्टल डालते हैं तो वो आइस क्रिस्टल आपको पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, वो नीचे सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। तो इसका मतलब जो आइस है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, जबकि आइस जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड होते हुए भी आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न है केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब केज लाइक स्ट्रक्चर जो आइस का है इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस, और जितना एम्प्टी स्पेस यहाँ पर होगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। जितना स्पेस इनके बीच में होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितना एम्प्टी स्पेस रहने वाला है केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपका जो वॉल्यूम है आइस का वो ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि फॉर अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस विल टेक मोर वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू वाटर, राइट। एंड मोर वॉल्यूम अगर आइस का होगा बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आइस की डेंसिटी लाइटर होता है, जो आइस वो वाटर से लाइटर होता है बिकॉज ऑफ इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज़ मोर वॉल्यूम एंड दैट्स वाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैन वाटर। और यही रीज़न है कि आइस क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, राइट। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग भी कि अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं वाटर की,
तो वाटर की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स वो 4 डिग्री पर, 4 डिग्री यानी कि 277 केल्विन पर हाईएस्ट होती है। पानी की डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री या 277 केल्विन पर सबसे हाई होती है। हाईएस्ट डेंसिटी होने का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब वॉल्यूम आपका मिनिमम है। तो याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर पानी का जो वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम होने की वजह से जो डेंसिटी मिनिमम होता है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम होता है। वॉल्यूम सबसे कम आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 277 केल्विन पर वॉल्यूम मिनिमम होता है। और मिनिमम वॉल्यूम होने की वजह से डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना। ऐसा होता क्यों है, बात को समझें। 0 डिग्री से अगर हम बात करते हैं, आइस को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एट 0 डिग्री जो आपका वाटर है वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी कम है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, 0 डिग्री से आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो जो एनर्जी टेम्परेचर देकर जो आप एनर्जी दे रहे हैं आइस के मॉलिक्यूल्स को, वो एनर्जी आइस के मॉलिक्यूल को नहीं मिलेगी, बल्कि वो एनर्जी आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी। फिर से कह रहा हूँ, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपका आइस है और आप उसे एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी आइस को नहीं मिलेगी, वो एनर्जी आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनको ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी। और ये जो प्रोसेस है 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टूटने का जो सिलसिला है ये 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक चलता रहता है, और आइस जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो यूटिलाइज हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में। नाउ जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास आने शुरू हो जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दे आर कमिंग क्लोजर, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी आपकी बढ़ने लगेगी। ये प्रोसेस 4 डिग्री सेल्सियस तक चलती है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करते हैं तो जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो एनर्जी अब वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अब टूट चुकी है। अब जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो आपके वाटर मॉलिक्यूल को मिलनी स्टार्ट होगी, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलनी स्टार्ट होगी दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एनर्जी की वजह से दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना चालू करेंगे, एंड वाइब्रेशन की वजह से दे विल अगेन मूव फार फ्रॉम ईच अदर, अगेन वो दूर जाना शुरू कर देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेक होने की वजह से वो पास पास आना शुरू हुए थे और वॉल्यूम आपका कम होने लगा था, डेंसिटी बढ़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री के बाद आप एनर्जी देते हो, 5 डिग्री 6 डिग्री एक टेम्परेचर आप करते हो, तो वो एनर्जी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आपके वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और इस वाइब्रेशन की वजह से अगेन वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, फिर वो दूर दूर जाना चालू करेंगे। एनर्जी जो इनको मिल रही है उसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी इनको मिलेगी, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से फिर वॉल्यूम आपका बढ़ने लगेगा और डेंसिटी आपकी अगेन दोबारा से कम होने लगेगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी रहती है वाटर की वो मैक्सिमम रहती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट? ओके, नाउ अभी जैसे हमने आपसे कहा कि जो आइस होती है इट इज़ लेस डेंसर देन वाटर, एंड दिस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है कि आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर, इट हैज़ अ वेरी ह्यूज एडवांटेज फॉर एक्वाटिक लाइफ। जैसे सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है तो इतनी ठंड में भी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं पानी के अंदर, हाउ दे कैन सर्वाइव, इतनी ठंड में वो कैसे सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि जो आइस होती है ये कम डेंसर होती है पानी से, और ये जब कोई वाटर बॉडी है और सर्दियों का सीज़न है, ठंड का मौसम है, तो जो वाटर है इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग, है ना, वो आइस बनना स्टार्ट होगा। आइस जो है वो लेस डेंसर होती है, तो पानी की जो वाटर बॉडी होगी उसकी जो ऊपर एक क्या कहेंगे आप, आइस की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, राइट? और वो लेयर जो फॉर्म होती है वो सिंक तो करेगी नहीं, बिकॉज आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर, तो वो ऊपर पानी के ऊपर एक आइस की लेयर फॉर्म हो जाती है। एंड दिस लेयर ऑफ आइस एक तरह से क्या करेगी, इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी, कि जो बाहर की जो ठंड है, जो बाहर की जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है एटमॉस्फेयर में, उस ठंड का असर पानी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में किसकी लेयर फॉर्म है, आइस की लेयर बन गई है। तो पानी के जो अंदर एक्वाटिक लाइफ है, जो एनिमल्स हैं,
वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ऊपर से किसकी लेयर फॉर्म हो गई है, आइस की लेयर फॉर्म हो गई है, जिसने एक तरह से कंबल का काम किया, राइट, समझ पा रहे मेरी बात को, उसने एक तरह से कंबल का काम किया कि बाहर की जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो और जो सर्दी बढ़ी है उस का इफ़ेक्ट पानी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में आइस की एक लेयर फॉर्म हो गई है, राइट। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम होती है। और आइस की डेंसिटी पानी से कम क्यों होती है, क्योंकि पानी जो आइस है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से डेंसिटी कम होती है। नाउ एक चीज़ आती है बच्चों हाइड्रेशन, और दूसरी चीज़ आती है हाइड्रोलिसिस। तो आपको डिफरेंस समझना है कि हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस में जब आप किसी सॉल्ट को, किसी कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो, राइट, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने यहाँ पर एक सॉल्ट ले लिया है, सोडियम एसीटेट CH3COO। अगर हम इसको देखें तो इट इज़ CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, दिस इज़ द सॉल्ट, ओके। एंड वाटर, वी हैव वाटर, वाटर को भी आप देख सकते हैं कि वाटर, यू कैन टेक वाटर एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इफ़ यू डिज़ोल्व सम सॉल्ट और सम कंपाउंड इन अ वाटर, और उसके नेगेटिव आयन के साथ वाटर का H पॉजिटिव जाकर इंटरेक्ट कर जाए, रिएक्ट कर जाए, और उस कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट के साथ आपका जो वाटर का OH नेगेटिव है वो जाकर इंटरेक्ट कर जाए, और आपका जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो या एसिडिक या बेसिक बन जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को आप हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे हम सोडियम एसीटेट को पानी में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो ये एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव इज एसीटेट, ये वाटर के H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करके एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, और जो इसका सोडियम है Na पॉजिटिव, ये वाटर के OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करके बेस फॉर्म करेगा। एसिडिक एसिड इज़ अ वीक एसिड एंड NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ओवरऑल जो आपका सोल्यूशन आएगा वो आपका बेसिक आएगा, क्योंकि हमारा बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसी फिनोमिना को आप हाइड्रोलिसिस कहते हो, राइट। द इंटरेक्शन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन ऑफ अ वाटर विद द कैटायन एनायन ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, राइट, क्लियर। जबकि हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का आपके सॉल्ट के कैटायन या एनायन के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, बल्कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपके कंपाउंड, आपके सब्सटेंस, आपके सॉल्ट के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्स इट विल गेट कोऑर्डिनेटेड विद द सब्सटेंस, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। जैसे NaCl है, तो NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में है। पानी में अगर आप इसे डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल इस Na पॉजिटिव को सराउंड कर लेंगे, इसके साथ जाकर, इसके सराउंडिंग्स में जाकर एक लेयर फॉर्म कर लेंगे, और फिर हम लोग Na पॉजिटिव को Na पॉजिटिव एक्वस के रूप में दिखाएंगे। इसी तरीके से Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव भी वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, इसके चारों तरफ से इसको घेर लेंगे, और फिर हम लोग Cl नेगेटिव को Cl एक्वस के रूप में दिखाएंगे। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल आपके सब्सटेंस के साथ जाकर एडअप हो जाता है, राइट, उसके साथ जुड़ जाता है, उसके साथ हाइड्रेट हो जाता है, तो इस फिनोमिना को आप हाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट को अगर पानी में, अगर हम लोग पानी वहाँ पर रहता है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम पानी ले आते हैं, तो दिस वाटर मॉलिक्यूल गेट अटैच्ड विद दिस कॉपर सल्फेट एंड यू विल write it as CSO4.5H2. So these 5 water molecules are attached with copper sulfate, right? They do not interact with copper and sulfate but get attached with copper sulfate, and this is known as hydration. तो डिफरेंस में आया। हाइड्रोलिसिस में आपका जो वाटर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स हैं वो आपके सॉल्ट के कैटायन और एनायन के साथ इंटरेक्ट करके एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हाइड्रेशन में आपके वाटर मॉलिक्यूल आपके सॉल्ट के साथ जाकर अटैच हो जाता है, उसे हाइड्रेट कर देता है, उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे NaCl में Na और Cl, पहले ये पानी में जब आप इसे डालेंगे तो Na और Cl अलग हो जाएगा, और फिर Na और Cl दोनों ही आयंस को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, हाइड्रेट कर लेंगे, चारों तरफ से उन्हें सराउंड कर लेंगे, एक एनवलप फॉर्म कर लेंगे दोनों आयंस के सराउंडिंग में, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रेशन, राइट। ओके, नाउ ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। Water is a very weak electrolyte बच्चों। Electrolyte, any substance which on dissociation can produce ions are known as electrolyte, right? तो water भी electrolyte होता है, लेकिन it's a very very weak electrolyte। ये बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे water बहुत ज़्यादा dissociate नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत water dissociate होता है, right?
तो जैसे वाटर हम ले रहे हैं यहाँ पे, वाटर आपके पास एक सैम्पल है वाटर का, तो उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होके क्या आपको देगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, सपोज इसने H पॉजिटिव आपको रिलीज़ किया, दिस वाटर मॉलिक्यूल रिलीजेस H पॉजिटिव, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू लोन पेयर, ये वाटर जो H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, ये वाटर उसको गेन कर लेगा और ये वाटर फिर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा, इस वाटर में बचेगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि वाटर H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है और जो सब्सटेंस हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है आप उसे एसिड कहते हैं, और जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है आप उसे बेस कहते हैं। लेकिन वाटर के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप क्या देख रहे हैं कि वाटर कैन प्रोड्यूस हाइड्रोनियम एज वेल एज हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। और यही वजह है, पहले तो इस फिनोमिना को हम लोग ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव लूज करके दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसे गेन कर लेता है और इस तरीके से हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस, राइट। और दिस बिकॉज ऑफ दिस ऑटो प्रोटोलिसिस और यू कैन से सेल्फ आयनाइजेशन, वाटर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल दोनों ही आयन प्रोड्यूस करता है और यही वजह है कि वाटर का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है, यानी कि वाटर एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वाटर बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। बिकॉज देखो इसमें हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोनियम आयन वाटर कैन रिएक्ट विद बेस, बिकॉज ये एसिड है, जो भी चीज़ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे वो एसिड है। तो हाइड्रोनियम आयन की वजह से आपका जो वाटर है इट कैन रिएक्ट विद बेस, और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस है, यानी कि बेस है ना, राइट। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए आप उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो वाटर का नेचर कैसा होता है बच्चों, एम्फोटेरिक होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन, and this is known as auto protolysis. Now we are giving some examples जिसमें water amphoteric nature show कर रहा है। जैसे देखिए, अगर हम वाटर को अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट, तो अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो वाटर और अमोनिया के बीच की जो रिएक्शन होगी, इन दिस केस वाटर विल एक्ट एज अ एसिड, इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, राइट, हाइड्रोनियम आयन भी आप कह सकते हैं, H पॉजिटिव आयन भी आप कह सकते हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और ये अमोनिया उस H पॉजिटिव आयन को गेन करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। और वाटर जब H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा इट विल गिव OH नेगेटिव आयन वहाँ पे बचेगा, और जो H पॉजिटिव ये रिलीज़ करेगा, इस अमोनिया उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखें नेट शेल, हम क्या कह सकते हैं कि वाटर इज़ गिविंग H पॉजिटिव एंड अमोनिया इज़ एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव। तो ये आपका यहाँ पर वाटर जो है यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है, बिकॉज इसने अमोनिया के साथ जब रिएक्शन इसकी हुई है तो वाटर ने H पॉजिटिव रिलीज़ किया है। अगर हम वाटर की रिएक्शन H2S के साथ करते हैं तो इस बार बच्चों अपोजिट होगा। इन दिस केस दिस H2S विल रिलीज H पॉजिटिव एंड दिस वाटर विल एक्सेप्ट H पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दिस केस वाटर, सिंस वाटर इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव, सो इट विल नॉट एक्ट एज अ एसिड, इट विल एक्ट एज अ बेस, ये बेस की तरह काम करेगा बिकॉज इट हैज़ एक्सेप्टेड द H पॉजिटिव, राइट, it has accepted the H positive, it had in this case water has not loses the H positive ion, बल्कि इसने H positive accept किया है और ये फिर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है और HS नेगेटिव। तो अगर वाटर की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से करते हैं तो वाटर H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है और एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वाटर की रिएक्शन अगर हम H2S से करवाते हैं तो इस केस में वाटर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो water can act as an acid as well as can act as a base, and that's why we can say that water has amphoteric nature, right? तो water के बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ आपको कि वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, बैंड शेप होता है, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, पोलर नेचर का होता है because of the electronegativity difference between oxygen and hydrogen, water is polar in nature। अगर लिक्विड वाटर की बात करें तो
one water molecule is surrounded tetrahedrally by 4 water molecule through hydrogen bonding. अगर हम लोग आइस की बात करें तो आइस हैज़ ice has a cage like structure because of the presence of hydrogen bonding. Ice is a cage structure जिसमें वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. ठीक है, फिर ये वाटर मॉलिक्यूल फिर 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाकर अगेन केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. सिमिलरली दिस वाटर मॉलिक्यूल. तो आइस एज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस केज लाइक स्ट्रक्चर आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, एंड दैट्स वाई आइस कैन फ्लोट ओवर द वाटर. आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. वाटर की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है. 277 केल्विन पर वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, यानी कि वॉल्यूम सबसे कम होता है. फिर उसके बाद हमने बात की हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है. अगर वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन किसी कंपाउंड किसी सॉल्ट के कैटायन और एनायन के साथ इंटरेक्ट करके एसिड और बेस प्रोड्यूस करता है तो आप उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं. जबकि अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी चीज़ के साथ जाकर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तो आप उसे हाइड्रेशन कहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है. इट कैन बिहेव एज अ एसिड एज वेल एज इट कैन बिहेव एज अ बेस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इट कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन एज वेल एज OH नेगेटिव आयन, एंड दिस इज़ नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस एंड सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. है ना, कि आपके पास सैम्पल है वाटर का तो उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव लूज़ कर रहे होंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव गेन कर रहे होंगे. तो जो गेन करेगा वाटर मॉलिक्यूल वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लूज़ करेगा वो हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको आप ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं. राइट. तो होप आपको ये टॉपिक वाटर समझ में आया होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर. गो थ्रू दिस वीडियो. ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू.